फर्स्ट क्वेश्चन है, हजरत इमाम हुसैन वाइफ शहर बानो वाज द डॉटर ऑफ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी थी जिसका नाम शहर बानो था, वाज द डॉटर ऑफ, किसकी बेटी थी? यजगर्ड थर्ड की वो बेटी थी। बेसिकली ये कि इस्लामिक हिस्टोरियंस थे और शहरबानो बेटी थी यजगढ़ थर्ड की, जो कि सैसनिद अंपायर थी, उसका ये एम्परर था, जो कि पर्शियन में ईरान में बेस थे। और ईरान में सैसनिद अंपायर थी, उसका सबसे बड़ा एम्परर यही था, यजगढ़ थर्ड। उसकी ये बेटी थी शहरबानो, जो कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वाइफ भी थी। नेक्स्ट है, 18th अमेंडमेंट वाज मेड पार्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th अमेंडमेंट थी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कब हिस्सा बनी थी? 19/4/2010, 19/4/2010 को ये 18th अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी थी। अब ये अमेंडमेंट वैसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात थे वो बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान में। प्रेसिडेंट कभी असम्बली को डिसॉल्व कर देता था, तो कभी पीएम को फारिग कर दिया करता था। इस वजह से इतने ज़्यादा पीएम आए हैं, 27 पीएम गुजरे हैं और प्रेसिडेंट जस्ट 13 हैं। तो जो पीएम का टेन्योर है वो बहुत शॉर्ट होता था, साल बाद 1.5 साल बाद अगर प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी तो प्रेसिडेंट जो है या तो असेंबली तहलील कर दिया करता था या पीएम को घर भेज देता था, अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर ले आता था। तो आसिफ अली जरदारी ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म किया था 18th अमेंडमेंट का, जो कि 19 अप्रैल 2010 में हुई थी। और इस 18th अमेंडमेंट के थ्रू जो प्रोवेंसेस थे उनको एक तो ऑटोनॉमी मिल गई, आज़ादी मिल गई, लेजिस्लेटिव उन्होंने खुद करना था, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी उन्होंने खुद चलाना था। इट मींस जो प्रोवेंसेस थे उनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए, उनको आज़ाद कर दिया गया, उनके इख्तियारात वसी कर दिए गए। और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात भी बढ़ा दिए गए, क्योंकि प्रेसिडेंट के इख्तियारात कम किए गए और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात इंक्रीज किए गए। और ये कि बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में। सो ये जो 18th अमेंडमेंट थी आसिफ अली जरदारी ने पेश की थी, और इसका टेन्योर था क्योंकि ये उसके बाद प्रेसिडेंट था, इसलिए इसने प्रेसिडेंट के इख्तियारात कम कर दिए और पीएम के बढ़ा दिए। लियाकत अली खान सर जी, जी सर जी जी, जी। इस वक्त तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं? टोटल 27 है। सही है। और 3 कोलैप्स भी हो चुकी हैं ना सर? कोलैप्स कौन से? यानी कि 23, यानी कि वो कह रहा था पार्लियामेंट में पास हो गई, और 3 पार्लियामेंट से कोलैप्स हो गई, यानी कि वापस पास नहीं हुई। नहीं, अमेंडमेंट तो तब होती है ना, अमेंडमेंट देखें, अमेंडमेंट कहते हैं तरमीम को, और तरमीम होती जी ही सर। तब है जब वो पार्लियामेंट उसे एक्सेप्ट कर ले। मैंने कहा है पहले बिल पेश हुआ, सबसे पहले वो नेशनल असेंबली में जाएगा, कोई भी बिल है, उसके बाद वो जी सर। सेनेट में जाएगा, सेनेट के बाद जो है उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है, तो वो बिल एक्सेप्ट होता है और वो अमेंडमेंट होती है। अगर पास ही नहीं हुई, रद्द हो गई है, तो वो अमेंडमेंट काउंट नहीं होती। तो 27 हो चुकी हैं जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक। लियाकत अली खान वाज किल्ड बाय सईद अकबर। लियाकत अली खान को किसने शहीद किया था, कत्ल किया था? सईद अकबर ने किया था। अब लियाकत अली खान आप जानते हैं पाकिस्तान के पहले पीएम थे, बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, कायदे मिल्लत का टाइटल भी मिला, शहीद मिल्लत का भी मिला, बहुत बड़े लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन थे, और लीडिंग फाउंडिंग फादर थे पाकिस्तान के लियाकत अली खान, जो कि 1895 में कर्नल इंडिया में पैदा हुए थे। बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, दौलत के हिसाब से बहुत माल माल थे। और जब पाकिस्तान में आए तो अपना सब कुछ छोड़ कर आए, खाली हाथ आए। और पॉलिटिक्स, क्योंकि इसको मज़हब की तरह इसकी इबादत किया करते थे, तो पाकिस्तान के पहले पीएम बने जब 1951 में 16 अक्टूबर 1951 को
इनका जलसा था रावलपिंडी में, वहां पे इन्हें कत्ल कर दिया गया और कत्ल किया था सईद अकबर ने, और यहाँ पे शहीद हो गए। और आपकी बेगम का नाम राना लियाकत अली खान था। ये भी पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थी। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इब्ने सीना वाज बोर्न इन बुखारा। इब्ने सीना पैदा हुआ था कहाँ पे? बुखारा में पैदा हुआ था। अब इब्ने सीना को एविसीना भी कहते थे। ये पर्शिया से बिलोंग करते थे। पर्शिया ईरान का पुराना नाम था। मैथमेटिक्स में इनको बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था। बहुत बड़े फिजिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, इल्म फल्कियात पे अबूर था इनको। इसके अलावा फिलोसफर तो ये थे, और राइटर बहुत बड़े थे गोल्डन एज के ना। सो ये पैदा हुए थे 1980 में। इब्न सीना वाज बोर्न इन 1980। अफशोना में पैदा हुए थे। अफशोना को अब कहते हैं बुखारा। और ये जो बुखारा है, ये सिटी है किसमें? उज़्बेकिस्तान में। बुखारा का पुराना नाम अफशोना था, तो अफशोना में ये पैदा हुए थे। अब इसको बुखारा कहते हैं। इस वजह से ऑप्शन में बुखारा टिक किया है। सी इज द राइट ऑप्शन। और इनकी जो डेथ हुई थी 1037 में इनकी डेथ हुई थी। हमेदन में है ये, इनकी डेथ हुई थी। हमेदन ईरान का एक एरिया है। सो ईरान में ये दफन है। अल मंसूर अब्बासिद कैलिफ वाज ब्रदर ऑफ। अब अब्बासिद कैलिफ आपको मैंने बताया था 750 से स्टार्ट हुई, 1258 तक गई। ये खिलाफत बहुत ज़्यादा फैली थी। उसमें अब्बासी खलीफा थे अल मंसूर के नाम से। उसके भाई का क्या नाम है? भाई का नाम पूछ रहे हैं। अब्बास अल सफ़ा वाज ब्रदर ऑफ अल मंसूर अब्बास कैलिफ। और ये जो ये जो अब्बासिद कैलिफ आई है, ये उमैयाद डायनेस्टी के बाद आई है। उमैयाद डायनेस्टी 661 से लेकर 750 तक थी। और 750 से लेकर 1258 तक अब्बासीद खिलाफत रही है। मैसोपोटामिया वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मैसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन है। कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी? मींस जगह नहीं पूछ रहा, किस सिविलाइजेशन से ये ओरिजिनेट हुई है, कौन सी सिविलाइजेशन में पहले। मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस सिविलाइजेशन से बनी है? तो सुमेरियन सिविलाइजेशन से बनी है। ए इज द राइट ऑप्शन। अब सुमेरियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो उन्होंने माइग्रेट किया था मैसोपोटामिया में। मैसोपोटामिया बेसिकली इराक का पुराना नाम था। मैसोपोटामिया वाज ओल्ड नेम ऑफ इराक। तो ये जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग थे, माइग्रेट करके मैसोपोटामिया में गए। वहाँ पे अपनी एक सिविलाइजेशन बनाई, वहाँ पे ये रहने लगे। ये तकरीबन 5500 साल पहले की बात है। इन्होंने वहाँ पे सिटीज बनाई। रिवर क्योंकि इनके करीब था, और वहाँ पे इन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया और अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी। तो जो मैसोपोटामियम है, ये ओरिजिनेट हुई थी सुमेरियन सिविलाइजेशन से। ए इज द राइट ऑप्शन। मैसोपोटामिया मींस, अब दो तरह के क्वेश्चन आ गया। मैसोपोटामिया का क्या मतलब है? मैसोपोटामिया, मैसो का वर्ड होता है, मैसो का मीनिंग है मिडल ऑफ, मिडल या बिटवीन। मैसो, मिडल और बिटवीन। मिडल मींस दरमियान में। पोटेमास का मतलब होता है रिवर। सो रिवर के दरमियान में, इस वजह से मैसोपोटामिया को कहते हैं लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर्स के दरमियान जो जगह है, लैंड है, उसको मोटीमिया, मैसोपोटामिया कहते हैं। और ये रिवर टिग्रस है और रिवर यूफ्रेट्स है, जो कि दोनों इराक में है, कुवैत में है, तुर्की में बहते हैं, सीरिया में भी बहते हैं। ये क्वेश्चन ये भी आता है, टिग्रस और यूफ्रेट्स रिवर किस किस कंट्री में है? इराक में, कुवैत में, तुर्की में, सीरिया में। अब इन जो जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर हैं, इनके दरमियान में है मैसोपोटामिया। इस वजह से इनका नाम बना था मैसोपोटामिया, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर्स के दरमियान जो जमीन है उसको मैसोपोटामिया कहते हैं।
यहाँ पे सिविलाइजेशन आबाद हुई थी, क्योंकि जो भी सिविलाइजेशन आबाद होती है वो पानी के करीब ही होती है। अगर पानी की फैसिलिटी उनके पास नहीं है तो वो कहाँ से जिंदा रहेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में आई थी तो वो इंडस रिवर के करीब ही आबाद हुई थी। तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से रिवर के करीब आबाद होते थे वो। जॉन मार्शल excavated Mohenjo-daro in 1922। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो को फाउंड किया था 1922 में। मींस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट को देखना। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये लाड़काना में है, और हड़प्पा जो है ये साहिवाल में है। ये आपने याद रखना है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। मोहनजोदड़ो लाड़काना में है, हड़प्पा साहिवाल में है। और जो हड़प्पा की फाउंड हुआ वो एक से एक साल पहले हुआ था 1921 में, और जो मोहनजोदड़ो है इसकी इसको फाउंड किया था 1922 में। और ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान का हिस्सा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, देखें, जब 5 साल किसी भी गवर्नमेंट के पूरे होते हैं उसके बाद 3 महीने के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाया जाता है। केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, आर्जी तौर पे गवर्नमेंट आती है ताकि वो फेयर तरीके से इलेक्शंस को करा सकें। सो इनमें से वो पूछ रहा है कौन सा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। सो नहीं है, नॉट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। बलक शेर मिजारी भी रह चुके हैं, मोइनुल हक भी रह चुके हैं, और मलिक महराज खालिद भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 3 महीनों के लिए। सो ये डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। द आइसबर्ग डब्ड 876 इन विच सी। आइसबर्ग ने A76 जिसका नाम था वो किस सी में डब्ड हुआ था, किस सी में नीचे दबा था। वर्ल्डल सी में। अब आइसबर्ग क्या होता है, आइसबर्ग बेसिकली बर्फ का वो पहाड़, या ऐसे समझ लें एक वाइट कलर का वो माउंटेन जो कि समंदर के दरमियान में होता है, जिसका 1% या एक हिस्सा बाहर की जानिब होता है और 9 हिस्से जो है वो समंदर में दबे होते हैं। अब जो भी समंदर में सीज जाते ये जाते हैं, बहरी जहाज जाते हैं, वो अगर इससे टकरा जाएं तो ख़त्म हो जाते हैं। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब आइसबर्ग फाउंड हुआ था जिसका नाम A76 है, जो नीचे दब गया था किस सी में, वेल्डेल सी में, ये लिखा हुआ है। फोर्थ वर्ल्ड रेफर्स टू विच कंट्रीज। फोर्थ वर्ल्ड, अब एक तो कंट्रीज होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज वो तरक्की याफ्ता ममालिक, मींस यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की कर चुके हैं, उनको डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। और जो तरक्की पजीर हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनको डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। पाकिस्तान भी उन्हीं में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज में। और एक उससे भी गए गुजरे होते हैं जिसे फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज जो होती हैं वो जिनकी इकोनॉमी लेवल बहुत नीचे होता है, उनकी इकोनॉमी क्लैश कर चुकी होती है, वो अफ्रीकन में कुछ कंट्रीज हैं। और इसमें से जो ऑप्शन है वो सोमालिया और यमन, ये फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज कहलाई जाती हैं। सो सी इज द राइट ऑप्शन। हु इज नॉन एज कंकरर ऑफ इजिप्ट। इनमें से कंकरर ऑफ इजिप्ट किसे कहते हैं, फातेह मिस्र किसे कहते हैं। उमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु को फातेह मिस्र कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इजिप्ट को फतह किया था और आर्मी को लेकर गए थे। उस वक्त खुलफाए राशिदीन का दौर था, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हेड थे। सो 639 से लेकर 646 तक इन्होंने इजिप्ट को कंकर किया था, 639 में कंकर कर लिया था।
इजिप्ट को भी किया था और लिबिया को भी किया था, और उस वक्त खुलफा राशिदीन का टन्योर चल रहा था। Which US president gave New World Order at the time of USSR disintegration? कौन सा वो यूएसए का प्रेसिडेंट था जिसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया था, दे दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि अब दुनिया जो है नई तरीके से बन गई है? एट द टाइम ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, जब यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, वो नाम चेंज करके रशिया रखा गया था उसका। तो वो कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने ये कहा था कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है, जिसने ये दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? वो बुश सीनियर था। इसने कहा था कि अब जो, क्योंकि रशिया और यूएसए दोनों ही कंट्रीज बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है एक दूसरे से। जिस तरह आजकल पूरी दुनिया पे राज कर रहा है यूएसए, नंबर वन ताकत है, इसी तरह पहले था, और इससे पहले था रशिया। और रशिया के टुकड़े करवाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है यूएसए ने। जब 1979 में ये रशिया जो है एंटर हुआ था अफगानिस्तान में, तब उसने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने तालिबान क्रिएट किए, तालिबान जो वहाँ पे फाइट करते रहे 10 साल तक। जो यूएसएसआर था, उनकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा, और उसके साथ जो मुल्क कंट्रीज थी, रियासतें थी, वो भी उसे छोड़कर चली गईं। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और इसके टुकड़े हो गए। सो 1991 में हुए थे। 1991 में ये जो सारी तान कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान है, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज इसी में से निकली हैं 1991 में। और यूएसएसआर का नाम यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से रशिया बना। बुश सीनियर ने कहा था सी ऑप्शन। Which US President Franklin Roosevelt introduced day performance of government? वो कौन सा यूएसए का प्रेसिडेंट था? फ्रैंकलिन रोजवेल्ट लिखा हुआ है। इसने ये इंट्रोड्यूस कराया था डे परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट 1933 में। देखें, जो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट था बेसिकली 1933 में आया था, और इस पे आते ही इसके अपोजिशन पार्टी वालों ने इस पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम शुरू कर दिए कि ये काम करने में ठीक नहीं है, इसकी वो कैपेसिटी नहीं है कि ये इस गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से रन कर सकेगा, डील कर सकेगा। इसने फिर डे परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट शुरू कराया, मुतारिफ कराया। उसके तहत जो है काफ़ी ज़्यादा इसने बिल पास किए, काफ़ी ज़्यादा वर्क करवाया, बहुत ज़्यादा मेजर अचीवमेंट की। 15 मेजर्स बिल इसने डिज़ाइन किए ताकि उसकी जो है उसको पास कराया जा सके। इसके अलावा इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, तो उसको भी रिजॉल्व कराया। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा शो हुई 1933 में। फुल ग्रोन ट्री एब्जॉर्ब एनुअली हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड? पूरा जो बड़ा दरख्त होता है वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है? 48 पाउंड्स तक। 48 पाउंड वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब करता है। बुलंद दरवाज़ा एसोसिएटेड विद विच मॉस्क? इनमें से बुलंद दरवाज़ा किस मस्जिद में से एसोसिएटेड है? जामिया मस्जिद में से। बुलंद दरवाज़ा बेसिकली इसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। 1602 में इसे बिल्ट किया था अकबर ने। तो ये आ सकता है एग्जाम में, बुलंद दरवाज़ा किसने बिल्ट किया था? अकबर ने। अपनी विक्ट्री को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, गुजरात में इसने विक्ट्री हासिल की थी। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है, ये मेन एंट्रेंस गेट है जामिया मस्जिद का, इस वजह से लिखा हुआ है बुलंद दरवाज़ा एसोसिएटेड विद विच मॉस्क? जामिया मस्जिद। क्योंकि बुलंद दरवाज़ा आपके सामने पिक है, इससे गुजर कर रही जामिया मस्जिद में एंट्री होती है। और ये फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी। इनाम लैंड in Mughal period assigned to which people? Inam land
मुगल पीरियड में किसको दी गई थी, कौन से लोगों को? उल्मा और स्कॉलर्स को दे दी गई थी। इनाम लैंड क्या थी? ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जो कि जो पढ़े लिखे आदमी थे, उल्मा थे, स्कॉलर्स थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी इनाम लैंड के नाम से। और दूसरी जहांगीर लैंड थी, जहांगीर लैंड के नाम से। वो किसको अलॉट की गई थी प्रॉपर्टी? वो नोबल्स और रॉयल फैमिली के जो मेंबर थे, क्वीन, उन टाइप लोगों में जहांगीर लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। दीवानुल जिमा इन अब्बासिद पीरियड एसोसिएटेड विद अकाउंट्स एंड ऑडिट। दीवानुल जिमा अब्बासी अब्बासियों के दौर में किस चीज से एसोसिएट हुआ? दीवानुल जिमा स्टार्ट किया गया था, बेसिकली एक डिपार्टमेंट था जो अकाउंट्स और ऑडिट के मैटर्स को डील करता था। इस वजह से इसे दीवानुल जिमा का नाम दिया गया। ये अकाउंट को डील करता था, ऑडिट करता था उनकी, और सुप्रीम ऑडिट ऑफिस था जो कि एस्टैब्लिश किया गया था। हाउ मच परसेंटेज हाउसिंग कंट्रीब्यूट्स टू पाकिस्तान जीडीपी? कितने परसेंट हाउसिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? 30 to 35% करता है। तो इसमें से ये ऑप्शन ही कोई ऐसा नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। 30 to 35% एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इससे एफिलिएटेड है। आगरा फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय, आगरा ए से बनता है, अकबर ने बनवाई थी। आगरा फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाई थी अकबर ने। आगरा फोर्ट आगरा में है, इस वजह से इसे आगरा फोर्ट कहा जाता है। इसे रेड फोर्ट भी कहा जाता है। रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर। और ये 1565 से लेकर 1573 में जाके कंप्लीट हुई। 1565 में शुरू हुई, 1573 में जाके कंप्लीट हुई थी। एम्परर अकबर ने इसे कंप्लीट करवाया था, बिल्ड करवाया था। Which of following toolbar used to access menu bar and toolbar quickly? इनमें से कौन सा टूल बार है जो कि इस्तेमाल किया जाता है मेन्यू बार तक एक्सेस करने के लिए और टूल बार को क्विकली यूज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए? एक्सेस टूल बार कहते हैं उसे। ए इज द राइट ऑप्शन, एक्सेस टूल बार। ट्रिटी ऑफ ल्यूसाने साइंड इन, ट्रिटी ऑफ ल्यूसाने कहाँ पे साइंड हुआ था? 1923 में हुआ। ल्यूसाने एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे हुआ था। और ये एक पीस ट्रीटी था, अमन कायम करने के लिए। यूरोपियन कंट्रीज में इंतशार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उसको कायम करने के लिए, उसमें अमन क्रिएट करने के लिए ट्रीटी ऑफ लुसाने हुआ था 1923 में। लोकेशन इसकी थी बाउ रेवेज पैलेस, जो कि लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में है। और ये जो साइन हुआ था, फिर ये इफेक्टिव जाके हुआ 1924 में, अगले साल। व्हेन डिड जापान अटैक रशिया? जापान ने रशिया पे कब अटैक किया था? 1904 में, 1904 में जापान ने रशिया पे अटैक किया था। इनके दरमियान आपस में मुआहदा चल रहा था, निगोशिएशन हो रही थी, और आपस में इनकी तल्खी हुई, ब्रोक डाउन हुआ, और 1904 में इनकी आपस में तलखबाजी हुई। तो जो जापान की नेवी थी, उसने अटैक कर दिया था रशियन पे, रशियन आर्मी पे। तो यहाँ पे इनके प्रॉब्लम शुरू हुआ 1904 में। Prior to 19th century, Ottoman Empire main rival was Russia। 19वीं सदी से पहले, ये तो 20वीं चल रही है ना, 19वीं सदी से पहले जो ऑटोमन अंपायर थी, जिसे आजकल तुर्की कहा जाता है, वो किसके खिलाफ थे आपस में, किसके अगेंस्ट थे? रशिया के अगेंस्ट थे। सी इज द राइट ऑप्शन। आपस में इनकी बहुत बड़ी राइवलरी थी।
आपस में लगते थे, बहुत ज़्यादा फाइट किया करते थे। वो बहुत बड़ी कंट्री है रशिया, यहाँ से भी ये बहुत बड़े रिफॉर्मर्स और बहादुर कौम है दुनिया की। तुर्की, तुर्किश जो लोग हैं, ये कभी भी अपनी डिफीट को कबूल नहीं करते। इनके माजी अगर उठा के देख लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजरे हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज को इन्होंने शिकस्त दी है। सो रशिया सी इज द राइट ऑप्शन। अब इनके कैपिटल देख लेते हैं। पोलैंड का कैपिटल है वारसा, जर्मनी का बर्लिन है, रशिया कैपिटल मॉस्को है। In which year Mughal Maulvi Sayyid Mumtaz Aland, his second wife Muhammadi Ala Begum, मौलवी सैयद मुमताज अलन की बेगम, जिसका नाम मुहम्मदी अली बेगम था, उसने एक पैम्फलेट, एक मैगजीन जिसका नाम था जेंडर इक्वालिटी, पब्लिश किया था। जेंडर इक्वालिटी मींस वुमेन और मैन इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। 1898 में इसने मैगजीन को पब्लिश किया था। ए इज राइट ऑप्शन। अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजर्ड बाय, ये जो जलजला आता है इसकी शिद्दत को मापने का इंस्ट्रूमेंट उसको क्या कहते हैं? उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। बी ऑप्शन है। अब मजीद हम कर लेते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भी होता जलजले के लिए है, लेकिन जलजले में क्या चीज़, वो जलजले की शिद्दत के लिए रिक्टर स्केल है, और ये रिकॉर्डिंग वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक, जलजले, ये जो धड़कता ही है ज़मीन, कांपती है, इसकी धड़कन, इसकी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ इस्तेमाल होता है। जबकि उसकी शिद्दत को फाइंड करने के लिए कि इंटेंसिटी कितनी है, 7.6 है, 5.3 है, कितनी है, तो उसके लिए रिक्टर स्केल होता है। अब बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, मोनोमीटर गैसेस प्रेशर के लिए, गैल्वानोमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, और एमीटर भी करंट के लिए होता है, लेकिन ये फ्लो को चेक करता है, जो जो करंट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इसका बहाव कितना है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके लिए एमीटर इस्तेमाल होता है। जंग यमामा फॉट इन द ईरा ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। जंग यमामा लड़ी गई थी किस ईरा में? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। अब आप वसल्लम की डेथ के बाद, आप वसल्लम 632 ईस्वी में आपकी डेथ हो गई थी, फौरन आपके बाद खलीफा बने थे हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सो उस वक्त यमामा था मुसलमा, मुसलमा जिसका नाम था, मुसलमा निकल कर आया और वो अपने आप को प्रॉफिट तस्वर करने लगा और लोगों से कहने लगा कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ। सो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसके खिलाफ यही जंग यमामा लड़ी थी 632 ईस्वी में दिसंबर में, जिसे रिदा वार भी कहते हैं। खुलफा राशिदीन में से हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे लड़ी थी ये जंग। लास्ट किंग ऑफ ईरान ड्यूरिंग 1979 रेवोल्यूशन। 1979 के रेवोल्यूशन में आखिरी बादशाह कौन था ईरान का? मोहम्मद रजा शाह पहलवी था। ईरानियन रेवोल्यूशन बेसिकली रजा शाह पहलवी को ही हटाने के लिए आई थी। रजा शाह पहलवी चूंकि 1941 से लेकर 1979 तक ये ईरान का शाह था, ईरान का बादशाह था, तो वहाँ के लोग इससे जान छुड़वाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन निकाली, हर इंसान बाहर आया। सो इस रेवोल्यूशन ने फिर रजा शाह पहलवी की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया, और ये रेवोल्यूशन 1978 में स्टार्ट हुई, और ये जो 79 था इसमें पीक पर पहुंच गई थी, और फिर रजा शाह पहलवी को अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी। During the Khilafat movement, Maulana Muhammad Ali Johar advised Muslims to migrate to Afghanistan.
खिलाफत मूवमेंट आपको पता है, बताया हुआ है, 1919 से 1924 तक आई थी। बेसिकली मुसलमान बाहर निकले थे क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में तुर्की के जो अलाइज थे वो सब हार चुके थे, और जो यूके था अटैक करने वाला था तुर्की पे, और तुर्की में मुकद्दस मकामात थे मुसलमानों के। इस वजह से मुसलमान चाहते थे कि जो मुकद्दस मकामात हैं ये हमारे बच जाएं, और ये हमारी जिंदगी से भी इम्पोर्टेंट है हमें। सो इन्होंने फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट निकाली 1919 से 1924 तक। बीच में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, ब्रिटिशर्स कत्ल करने लगे थे मुसलमानों का। सो हजरत ये जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, फिर इन्होंने मुसलमानों को नसीहत दी कि आप लोग माइग्रेट करके अफगानिस्तान चले जाएं कुछ अरसे के लिए, और वहाँ पे भी ज़ोर शोर से यही, इसी को ही मुहिम्मात अपनी निकालते रहें, अपनी मूवमेंट निकालते रहें, इसको बहुत ही ज़ोर और शोर से मनाएं ताकि हम लोग अपनी इस मूवमेंट में कामयाब हो जाएं। हु वाज द फाउंडर ऑफ भावलपुर स्टेट? भावलपुर स्टेट का फाउंडर कौन था? नवाब भावल था। नवाब भावल। नवाब भावल ने बेसिकली 1802 में इसने दुरानी अंपायर से ये भावलपुर स्टेट इसने ली थी, फाउंड की थी। इसने कब्जा किया था, इनिशिएट किया था। दुरानी अंपायर पहले डील कर रही थी। सो ये 1802 में नवाब भावल वाज द फाउंडर ऑफ भावलपुर स्टेट। बी ऑप्शन आएगा। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, मंगला डैम बिल्ट ऑन विच रिवर? सिंध ताश माहे के तहत रिवर चूंकि पाकिस्तान को मिले थे, चनाब, इंडस और झेलम, ये तीन बड़े रिवर थे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, उसके तहत ये तीन रिवर मिले थे, चनाब, इंडस, झेलम। तो पूछ रहे हैं कि मंगला डैम किस रिवर पर है? मंगला डैम झेलम रिवर पर है। सी ऑप्शन। 1967 में कंप्लीट हुआ था। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आज़ाद कश्मीर में है। इसके अलावा तरबेला डैम इंडस रिवर पे है। 1976 में कंप्लीट हुआ था, सवाबी में है, सवाबी डिस्ट्रिक्ट में, केपीके में है। और वारसक डैम काबुल रिवर पर है, 1960 में कंप्लीट हुआ था, और ये भी केपीके में है, खैबर पख्तूनख्वा में। विच फेमस लीडर इज नॉन एज विद द टाइटल ऑफ कायदे मिल्लत? इनमें से कौन सा मशहूर लीडर है जो कि जिसका ये टाइटल है कायदे मिल्लत? लियाकत अली खान। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये इनका ये टाइटल भी था कायदे मिल्लत। लियाकत अली खान शहीद मिल्लत भी कहते हैं इन्हें, कायदे मिल्लत भी कहते थे। बहुत बड़े लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, स्टेटसमैन थे, और फाउंडिंग फादर थे पाकिस्तान के। 1895 में कर्नल इंडिया में पैदा हुए थे, और 1951 में इनकी असैसिनेशन हुई, इनकी डेथ हुई, कत्ल कर दिया गया इन्हें रावलपिंडी में जब ये जलसा करने के लिए आए थे। और इनकी जो बेगम है उनका नाम राना लियाकत अली खान है। विच ऑफ फॉलोइंग पीएम इज फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएसए? इनमें से कौन सा गुज़श्ता पीएम है जो कि एम्बेसडर ऑफ यूएसए भी रह चुका है? सो ए इज द राइट ऑप्शन, मोहम्मद अली बोगरा, हु वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द एम्बेसडर ऑफ यूएसए। अब प्राइम मिनिस्टर पहला लियाकत अली खान, सेकंड ख्वाजा नजमुद्दीन, तीसरा मोहम्मद अली बोगरा, चौथा चौधरी मोहम्मद अली, पांचवा हुसैन शहीद सोहरवर्दी था। In which moment claimed land belongs to Allah, no one can levy tax and rule? किस मोमेंट में ये क्लेम किया गया था कि ये जो क्लेम लैंड है वो अल्लाह की है, और कोई भी उस पे टैक्स नहीं ले सकता या रूल नहीं कर सकता? फ्राजी मूवमेंट में ये कहा गया था। बेसिकली फ्राजी मूवमेंट को हाजी शरीयतुल्लाह ने लीड किया था।
1890 में ये मूवमेंट निकली थी। इसका बेसिक पर्पस तो यही था, बंगाल से निकली थी कि अन इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़कर इस्लाम की तरफ आए, एज ए मुस्लिम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। और ये ढाका में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। बाकी एरियाज हैं, फरीदपुर है, बैरिसल है, और कोमिला में भी काफ़ी ज़्यादा निकली। एरियाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस मूवमेंट ने ये भी क्लेम किया था कि ये जो ज़मीन है, क्लेम लैंड है, वो खुदा के ही है, और उस पे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी एम्परर आए, कोई भी रूलर आए, वो उस पे टैक्स नहीं ले सकता। सो ए इज द राइट ऑप्शन। फ्राजी मूवमेंट में ये कहा गया था। वेवल प्लान प्रेजेंटेड इन विच कॉन्फ्रेंस? वेवल प्लान किस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था? शिमला कॉन्फ्रेंस में। ए इज द राइट ऑप्शन। अब वेवल प्लान पेश किया गया था शिमला कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1945 में हुई थी। और ये वेवल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उस वक्त इंडिया का वायसराय लॉर्ड वेवल था। और ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी, ये एग्री कराना चाहते थे वेवल प्लान पे कि इंडिया में जो सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है, कम्युनल लाइंस है, उस पे अमल किया जाए। मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे या लॉर्ड वेवल थे, ये चाहते थे कि हम आपको आज़ाद कर देते हैं, आप नीचे जितनी भी गवर्नमेंट है सब आप करें, बस एक अपर लेवल का जो हमारा सेक्रेटरी होता है, मीन जिसे गवर्नर जनरल कहते थे पहले, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना, वो जो हेड होना चाहिए वो बस हमारा होना चाहिए, बाकी निचले लेवल पे सारा सिस्टम आप चलाते जाएं। लेकिन मुसलमानों और ना ही हिंदुओं ने इस शर्त को कबूल किया था। तो ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी, ये कोई असरअंदाज नहीं हो सकी थी ज्यादा। नेक्स्ट है, हु वाज द